नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। वक्त हो चला है फाइनल, माफ करें 9 PM का वक्त हो चला है। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में 2 तेल टैंकरों में विस्फोट हो गया। IRGC ने बताया कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की गलत जानकारी के कारण दोनों टैंकर समुद्र में बिछे माइंस से टकराने के बाद आग की चपेट में आ गए। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस दावे को झूठा बताया। वहीं सेंटकॉम ने कहा कि उसने लगातार 7वीं रात ईरान के सैन्य ठिकानों को हथियार भंडार और समुद्री सैन्य क्षमताओं पर हमले किए। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इन हमलों में सिरिक, बुशहर, बंदर अब्बास, कीशम द्वीप और यज्द को निशाना बनाया गया। उधर ईरानी सांसद अहमद बख्शिशाईश अर्देस्तानी ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने जमीनी हमला किया तो ईरान कुवैत और बहरैन में घुस जाएगा और वहां मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को तबाह कर देगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक हॉर्मुजगान प्रांत के जस्क शहर पर हुए मिसाइल हमले में बिजली सुविधाओं और समुद्री पानी को मीठा बनाने वाले पंपों को निशाना बनाया गया है। हॉर्मुजगान के एक उप गवर्नर ने बताया कि अमेरिकी रॉकेट जस्क काउंटी के बुंजी तटीय गांव के डॉक पर गिरा, जिससे आसपास के कई गांवों की पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई है। ईरान में हालिया संघर्ष के दौरान चीन के एंटी स्टेल्थ रडार सिस्टम की क्षमता को लेकर नए सवाल उठने लगे हैं। अमेरिका और इजराइल के F-35 और अन्य स्टेल्थ लड़ाकू विमानों ने चीन के एंटी स्टेल्थ रडार सिस्टम को भेद कर ईरान में भयंकर तबाही मचाई है। इससे पहले भी वेनेजुएला, म्यांमार और पाकिस्तान से जुड़े कुछ मामलों में चीनी रक्षा उपकरणों के प्रदर्शन पर सवाल उठ चुके हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और चीन या ईरान की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक स्वीकारोक्ति नहीं की गई है। रक्षा विशेषज्ञ का मानना है कि किसी भी सैन्य प्रणाली की वास्तविक क्षमता का आकलन केवल युद्धकालीन दावों के आधार पर नहीं बल्कि स्वतंत्र तकनीकी विश्लेषण और आधिकारिक जानकारी के आधार पर किया जाना चाहिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर 21 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को शनिवार सुबह पुलिस उठाकर सफदरजंग अस्पताल ले गई। अस्पताल प्रशासन ने जानकारी देते हुए बताया कि वांगचुक को डिहाइड्रेशन हुआ है, लेकिन उन्होंने दवा लेने से इनकार कर दिया है। इसी दौरान पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को भी हिरासत में ले लिया। वहीं जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान अभिजीत दीपके के ऊपर एक महिला ने स्याही फेंक दी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया है। सीजेपी ने आरोप लगाया कि हमलावर बीजेपी से जुड़े लोग थे। इसी बीच वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने अंगमों का भी दावा है कि सोनम का पोटेशियम लेवल कम है, इसकी दवा जंतर मंतर पर भी दी जा सकती थी। अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं थी। गीतांजलि अंगमो ने आगे कहा कि वांगचुक अब भी आमरण अनशन पर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि 20 जुलाई को प्रस्तावित संसद मार्च में सोनम वांगचुक शामिल नहीं हो पाए तो वह स्वयं उनकी ओर से मार्च का नेतृत्व करेंगी। वहीं इस मामले को लेकर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि मोदी सरकार के मूल सिद्धांत असत्य और हिंसा है। सोनम वांगचुक जी को शांतिपूर्ण भूख हड़ताल के दौरान जंतर मंतर से हटाया जाना गलत है। बता दें कि वांगचुक पेपर लीक मामले की जांच और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अनशन कर रहे हैं। उनकी सेहत लगातार गिरती जा रही थी। वजन भी 9.5 किलो तक कम हो चुका है। है तो सही वहां पे। तो सोनम वांगचुक को लेकर के लगातार दिल्ली में सियासत गरमाई हुई है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कौन है सोनम वांगचुक। स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख के ये संस्थापक हैं। लद्दाख को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में इन्होंने काफी हद तक मदद की।
इसका असर लद्दाख पर देखने को मिला। इसके अलावा आइस स्तूप विकसित कर जल संरक्षण का इन्होंने संदेश दिया है। साल 2009 में बनी 3 इडियट्स फिल्म इन्हीं के जीवन पर आधारित मानी जाती है। 2016 में रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइजेज और ग्लोबल टेरा अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। 2018 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार यानी एशिया का नोबेल पुरस्कार रेमन मैग्सेसे को माना जाता है, वो इन्हें दिया गया। वर्तमान में शिक्षा में सुधार को लेकर सोनम वांगचुक हड़ताल पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। ये प्रसिद्ध इंजीनियर, इनोवेटर, शिक्षा सुधारक और पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने अपने अलग अलग कामों से बहुत सारे लोगों को प्रभावित किया। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख के ये संस्थापक हैं। 20 जून से दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर ये हैं, जिसके बाद से आज दिल्ली पुलिस ने इन्हें जंतर मंतर से उठाकर अस्पताल ले गई और अब अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी भी सोनम वांगचुक के मामले में केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। राहुल कह रहे हैं मोदी सरकार का सिद्धांत बदल गया है। भूख हड़ताल के दौरान वांगचुक को हटाना गलत है। सोनम वांगचुक को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आपको बता दें कि अस्पताल में जब डॉक्टरों ने उन्हें दवा दिया तो उन्होंने दवा लेने से इनकार कर दिया। वांगचुक के डॉक्टर बोले रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है। उधर हैदराबाद के स्काई रूट एरोस्पेस ने आज भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 लॉन्च किया है। ये टेस्ट पहले ही प्रयास में कामयाब रहा। यह लॉन्चिंग आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से दोपहर 12:05 पर की गई। पहले यह लॉन्चिंग 11:30 पर होनी थी, लेकिन लॉन्च से 5 मिनट पहले काउंटडाउन रोक दिया गया। कुछ देर बाद होल्ड के बाद इसे दोबारा शुरू किया गया। इस रॉकेट को पूरी तरह से भारत में बनाया गया था। कंपनी ने 2022 में विक्रम एस सब ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च किया था, जो 89.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया था। अब विक्रम-1 450 किलोमीटर की पृथ्वी की सर्कुलर निचली कक्षा तक पहुंच गया है। इस लॉन्चिंग को मिशन आगमन नाम दिया गया है। इसके तहत विक्रम-1 रॉकेट अपने साथ टेक्नोलॉजी से लेकर कला से जुड़े पेलोड्स अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। 18 कैरेट सोने से बना 8 पीस भी स्पेस में भेजा गया है। इस पर वैज्ञानिक सीवी रमन, डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर कलाम की सूक्ष्म मूर्तियां उकेरी गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी का हाथ से लिखा गया एक पोस्ट कार्ड भी रॉकेट में भेजा गया, जिस पर वंदे मातरम शब्द अंकित है। मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च होने पर पीएम मोदी ने बधाई दी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का अलग अंदाज नजर आया। सीएम ने जहां 2.5 साल की उपलब्धियों को सदन के माध्यम से जनता के समक्ष रखा, वहीं विपक्ष पर सीएम तीखा हमला बोलते नजर आए। अविश्वास के दौरान सीएम ने कैसे दिए तमाम आरोपों के जवाब, कैसे सीएम के भाषण में नजर आया अलग अंदाज, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ की सियासत में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की छवि सौम्य, सरल और मृदुभाषी राजनेता की है। जनता के बीच भी वे शालीन और संवेदनशील मुख्यमंत्री के रूप में जाने पहचाने जाते हैं। लेकिन बात सरकार के कामकाज पर अविश्वास की हो तो विष्णुदेव साय तथ्यों, तर्कों, आंकड़ों और संदर्भों के आधार पर विपक्ष पर तीखा हमला बोलने से भी गुरेज नहीं करते। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का यह अंदाज अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देते हुए सदन में नजर आया। आत्मविश्वास से लबरेज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जहां 2.5 वर्षों की उपलब्धियां गिनाते चले गए, वहीं विपक्ष पर ऐसा हमला बोला कि सदन में खामोशी छा गई। भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच कुर्सी दौड़ पर भी सीएम ने हमला बोला। अगले चुनाव में भाजपा की 70 सीटें आने का दावा भी किया और अगले 25 सालों तक कांग्रेस की सत्ता से बाहर रहने की भविष्यवाणी भी की। भाजपा को प्रदेश की जनता ने लगातार जनादेश दिया है। क्या यह अविश्वास प्रस्ताव जनता के खिलाफ है? एक आदिवासी बेटा प्रदेश का मुख्यमंत्री है तो इनको पच नहीं रहा है, इसलिए अविश्वास लेकर आए। कांग्रेस सरकार में 5 साल कुर्सी की लड़ाई चलती रही, जिससे विकास का काम पूरी तरह से ठप हो गया था। राजा और महाराजा के बीच लड़ाई थी। राजा अपनी कुर्सी बचाने में लगा रहा,
महाराजा कुर्सी पाने लड़ रहा था। हमारी सरकार के 2.5 वर्षों का एक एक दिन, एक एक क्षण मोदी की गारंटी को धरातल पर उतारने में बीता। कांग्रेस ने 5 साल में छत्तीसगढ़ को घोटालों का प्रदेश बना दिया था। 5 सालों में हिसाब रख लेते तो अविश्वास प्रस्ताव लाने में लज्जा आती। भ्रष्टाचार में अगर पीएचडी होती तो पिछली कांग्रेस सरकार में एक से बढ़कर एक विशेषज्ञ निकलते। कांग्रेस के लोग कोयला खा गए, शराब पी गए, महादेव के नाम पर सट्टा खिला गए। जो बचा था उस गाय के गोबर को भी भ्रष्टाचार में चबा गए। कांग्रेस की सरकार ने नक्सल समस्या के निदान के लिए कोई काम नहीं किया। कांग्रेस की अकर्मण्यता की वजह से नक्सलवाद और बढ़ा। कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव पूरी तरह खोखला, आधारहीन और झूठ का पुलिंदा है। यह मात्र राजनीतिक नौटंकी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के भाषण में न सिर्फ 2.5 साल की उपलब्धियों का जिक्र था, आने वाले वर्षों के लिए विकास का दृष्टिकोण भी प्रस्तुत किया। भाजपा की पूर्ववर्ती सरकार में हुए विकास कार्यों को भी उन्होंने गिनाया। साथ ही कांग्रेस के आरोपों का धार अंदाज में जवाब देते हुए जमकर चौके छक्के भी लगाए। मैं तो अपने पहले बयान में कहा कि ओपनिंग में जो नेता प्रतिपक्ष जी से की ओर से ओपनिंग बैटिंग हुई और अजय चंद्राकर जी की ओर से ओपनिंग बैटिंग हुई, उसी में डबल सेंचुरी का अंतर पड़ गया, 200 रनों से अधिक का अंतर पड़ गया। हमारे सारे वरिष्ठ नेता, हमारे सभी विधायकगण बहुत शिद्दत के साथ, बहुत तैयारी के साथ पूरी तरह से लड़े और विपक्ष को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। विपक्ष चारों खाने चित्त हो गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव यूं तो मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास के लिए लाया गया था, लेकिन जिस धारदार अंदाज में मुख्यमंत्री और मंत्रीगण इसका सामना करते नजर आए, इसने सरकार का कॉन्फिडेंस तो बढ़ाया ही है। मुख्यमंत्री ने अगले चुनाव में 70 सीटें जीतने, 25 सालों तक सरकार में बने रहने का संदेश भी दे दिया। गौरव शर्मा, रायपुर। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने से पहले माहौल तैयार कर लिया गया है। इस कानून को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव इतने गंभीर हैं कि जनसभा में बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में वही रह पाएगा जो एक ही शादी करेगा। देखिए एक रिपोर्ट। अब 3 तलाक वाले सीधे जेल जाएंगे। राम एक शादी करे तो रहीम 4 क्यों? जी हाँ, ये सभी बातें सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने खुले मंच से कही हैं। दरअसल कटनी के सलीमनाबाद में विकास कार्यों के निरीक्षण के बाद जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ कर दिया कि 20 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र में सरकार यूसीसी विधेयक विधानसभा में पेश करने जा रही है। सीएम ने सीधे तौर पर धार्मिक आधार पर बने अलग अलग पर्सनल लॉ पर सवाल भी उठाए। अरे हमारी मुस्लिम बहनें तो हमारी बहन है। अब एक शादी जो करेगा उसी को कानून बनते में रहने का अधिकार रहेगा। ये यूसीसी कानून लगाने हमारा राज्य बनना जाएगा। एक देश का सारा सिस्टम, एक देश, एक विभाग, एक विभाग, तो अलग अलग कानून तो होना चाहिए। इसलिए उत्तराधिकार के लिए और कोई कहे कि तलाक 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 उठा के जेल में बंद करने के बिना जाना, तलाक एक ही शादी करने का अधिकार है। भोपाल के जगदीशपुर में होने वाली अगली कैबिनेट बैठक में यूसीसी विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। आइए अब आपको मुख्यमंत्री के बयान पर प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सुनवाते हैं। यहाँ सरकार जो है सभी महिलाओं को एक निगाह से नहीं देख रही है। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े समुदाय आदिवासी समुदाय को इस कानून से बाहर रखा जा रहा है। वहीं दलित समुदाय जिनकी भिन्न भिन्न परंपराएं हैं उनके बारे में भी सरकार कुछ नहीं बता रही है। लेकिन सरकार को सारी कुरीतियां जो है अल्पसंख्यकों के धर्म में दिखाई दे रही हैं। तो सरकार इतनी सिलेक्टिव क्यों हो रही है? सरकार का यही सिलेक्शन में जो भेदभाव है वो बताता है कि ये जो कानून है न्याय की दृष्टि से न लाकर राजनीति की दृष्टि से लाए जाए। बहरहाल अभी देश के 3 राज्य उत्तराखंड, गुजरात और असम में यूसीसी लागू है। उत्तराखंड ने सबसे पहले 2024 में इसे लागू किया और इसी साल पहले गुजरात, फिर असम ने भी इसे लागू किया। अब मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी
इसी मानसून सत्र में इसे लागू करने का ऐलान कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर चर्चा में हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के इटावा निवासी मौलाना जर्जिस अंसारी के उस विवादित बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। धीरेन्द्र शास्त्री ने मंच से मौलाना को ललकारते हुए न सिर्फ उनके दावों को झूठ का पुलिंदा बताया, बल्कि उन्हें दोबारा ऐसा करने पर उनके घर के बाहर गीता पाठ कराने की बड़ी चेतावनी भी दे डाली। छतरपुर में अपनी कथा के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने दो टूक शब्दों में कहा कि भगवान श्री कृष्ण के नमाज पढ़ने का दावा पूरी तरह मनगढ़ंत है और गलत है। आगे उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति और आराध्यों का ऐसा अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमको एक बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, एक मौलाना हुए अभी हैं जर्जिस अंसारी, उन्होंने बयान दिया कि भगवान कृष्ण नमाज पढ़ते थे। 5 ठटरी के बरे नक्कटा, इस भारत का जन्मा हुआ प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है और तुम भी हिंदू हो। तुम अपने बाप को बाप नहीं कह रहे, बेटा ये तुम्हारी भूल है। इस भारत में जो भी जन्म लेगा वो हिंदू ही कहलाएगा। और हम भारत के खासकर इन अंसारी जी को मैसेज दे रहे, अंसारी जी घर वापसी कर लो, सही मौका है, यही मौका है। हाँ, और लौट कर ऐसी बात बोलना नहीं, वरना तुम्हारे दरवाजे पर ही हम भगवत गीता पाठ करेंगे। हाँ, ये कान खोलकर सुन लो, ठटरी बारेंगे। इन्होंने कहा भगवान नमाज पढ़ते थे। देखो, भगवान कृष्ण नमाज नहीं पढ़ते थे। आपका मजहब है, आप अपनी पूजा पाठ करो, हमारी पूजा पाठ में छेड़खानी मत करो, गलत बयान मत दो, नहीं तो हम बोलेंगे तो फिर बड़ा बुरा लगेगा। भूमाफिया और सरकारी अफसरों की मिलीभगत हो तो अफसर किसी भी हद तक जाकर धांधली कर सकते हैं, और ऐसा ही कुछ मामला ग्वालियर से सामने आया है, जहां महल गांव और ललितपुर की करोड़ों रुपए कीमत की नहर बाग की सरकारी जमीन रसूखदार बिल्डरों के नाम कर दी गई, जबकि ये सरकारी जमीन है। मिसिल बंदोबस्त में सरकारी दर्ज है। अब अधिकारी लिपापोती करके माफिया को अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग कर रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। ग्वालियर की कुलदीप नर्सरी के नाम से जानी जाने वाली चेतकपुरी रोड स्थित नहर बाग की सरकारी जमीन एक बार फिर से चर्चाओं में है। इस बार अफसरों ने नहर और सरकारी खाते की जमीन को निजी कर जमीन का बटांकन नामांतरण भी कर दिया, जिस पर नारायण बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने एक बहुमंजिला ऑर्किड टावर तान दिया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि जल्द ही वे इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे। मजाक बना रखा है। ग्वालियर की ये स्थिति है, प्रशासनिक अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अधिकारी इस शासकीय जगह को खुर्द-बुर्द करवाने में पूरा माफिया को सहयोग कर रहे हैं। और इस मामले में चूंकि मेरे द्वारा भी मामला जिला न्यायालय स्पेशल कोर्ट लोकायुक्त में चल रहा है, कई बार लोकायुक्त के यहाँ से रिपोर्ट पेश हुई है, मगर हर बार रिपोर्ट में काट छांट करके पेश इनके द्वारा अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। रेवेन्यू में नहर बाग नदी की जगह क्या किसी की प्राइवेट निजी भूमि हो सकती है? बाकायदा राजस्व विभाग, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग TNCP और नगर निगम के अफसरों ने NOC भी जारी कर दी। और तो और महलगांव स्थित सर्वे नंबर 1211 में दर्ज सरकारी नहर की जमीन के कथित बंटवारे के बाद हुए ऑर्किड टावर निर्माण को लेकर संयुक्त जांच दल की रिपोर्ट में रसूखदार बिल्डर पारस जैन को राहत दे दी। INH न्यूज ने इस मामले में जिले के जिम्मेदार अफसरों से बात की तो इनके गोलमोल जवाब सामने आए। जांच कराई गई है तो उसमें चूंकि ये निकल के आया है कि राजस्व विभाग द्वारा वहां उस भूमि के संबंध में कोई न्यायालय में केस भी चल रहा है, तो उसके संबंध में राजस्व विभाग का कहना है कि उस पर जो है राजस्व विभाग का शासकीय हित है, इस कारण से उस भूमि पर कोई डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। हालांकि मैं ये भी बताना चाहूँगा कि वर्तमान के जो खसरे हैं उसमें वर्तमान में जो भूमि है वो निजी स्वामित्व में दर्ज है। कि वर्तमान खसरे में
वो सारी भूमियाँ जिन पर निर्माण है वो निजी हैं, लेकिन वो मिश्र बंदोबस्त में सारी शासकीय थी। ये भी देखना जरूरी होगा कि वो मिश्र से शासकीय से निजी कैसे हुई, उसके लिए एक पर्याप्त जांच की आवश्यकता है और उस पर कार्रवाई की आवश्यकता है कि वो शासकीय से निजी कैसे हुई और निजी होने के बाद भी जो नंबर आज भी शासकीय हैं क्या वो अतिक्रमण से मुक्त हैं। हमारा काम अध्ययन करने का नहीं है, हमारे पास कोई भी भूमि स्वामी संबंध में शिकायत आती है हम फॉरवर्ड करते हैं रिवेन्यू को कि ये ज़मीन प्राइवेट है कि ये सरकारी है या इसमें नहर है या नाला है, क्योंकि ये उनका अधिकार है, ये अधिकार हमारा है ही नहीं चेक करने का, वो हमें दस्तावेज। 12-11 जो मिसल बंदोबस्त में नहर दर्ज है, अफसरों ने मिली भगत कर 3 भागों में बांट दी, जिसमें एक विश्वास जमीन नारायण बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के नाम दर्ज है। शेष जमीन को माधव अंधाश्रम और नजूल पर रखा गया है। अफसरों के इस मिली भगत के कारण शासन के करोड़ों की जमीन निजी हाथों में चली गई है। ऐसे में राजस्व, नगर निगम, टीएमसी के अधिकारियों की भूमिका पर अब सवाल उठ रहे हैं। ग्वालियर से INS 24/7 के लिए जावेद खान की रिपोर्ट। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की खबरें जारी है, आप देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।